है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो हमारा प्यार है वो आगे भी हमको इसी तरीके से निरंतर मिलता रहे, ताकि आप लोगों का साथ पाकर हमारा चैनल कंटिन्यू ग्रो करेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये वादा करता हूँ कि आपको इस चैनल में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कुछ सीख के जाएं, जिससे आप खुद अपने दोस्तों को आगे भी यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकें। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में ही हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सी जी प्री बी एड 2017 का हिंदी का पोर्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये सी जी प्री बी एड 2018 का 19 का ऑलरेडी देखिए वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2017 का जो हमारा हिंदी का पोर्शन है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ताकि आगे आने वाले हमें कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको कर सकें। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में परीक्षा किस प्रकार का शब्द है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, ये परीक्षा लिखा हुआ है। अब हमारे सामने ऑप्शन है कि तत्सम या फिर देशज या तद्भव या विदेशज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है कि हमारा राइट आंसर है तत्सम। मतलब हमारा जो परीक्षा है वो तत्सम हमारा एक शब्द होता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि तत्सम कहते किसे हैं, ताकि हमको नेक्स्ट टाइम से याद रहे। तो देखिए तत्सम हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। जैसे आपने संस्कृत अगर आपने बेसिक पढ़ी होगी 10th लेवल तक या कभी भी पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि संस्कृत में हम बहुत से लेटर का यूज़ करते हैं। तो जो लेटर हमारे जस्ट हिंदी में उसी तरीके से उसी वर्ड में यूज़ किए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ है, तो संस्कृत में भी हम इसको परीक्षा ही कहते हैं। इसीलिए हमारा जो ये शब्द है परीक्षा, ये कैसा शब्द है, ये तत्सम हमारा माना जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि तत्सम किसे कहते हैं और परीक्षा उसका यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द तीर का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि पर्यायवाची क्या होता है। इसमें आपको एक शब्द दिया होता है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं, यानी कि उसे कई और नामों से हम जानते हैं। अर्थ का नहीं मतलब हम उसको कई और नामों से जानते हैं, सबका अर्थ एक ही होता है ना। तो तीर में हम किन और नामों से जानते हैं, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए तीर का और क्या क्या नाम हो सकता है। तीर को आप बाण भी कहते हैं, इसका सेम मीनिंग होता है। उसके बाद इसको इशू इशू भी कहा जाता है। नाराज हम इसको कहते हैं, नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं विशिख। विशिख इसका नाम हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर यहाँ पे हम सर भी कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम सा ठीक है सायक भी कहते हैं इसको हम। और आशुग। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसको हम सिलीमुख के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इन सबका जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है, इसलिए इसका नाम है पर्यायवाची। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा कह रहा है कि सर आया हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पर्यायवाची है तीर का। उसी तरीके से जो बाण है ये भी हमारा पर्यायवाची है। नाराज भी हमारा पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है वो है तार। तो आपसे ये पूछा भी गया कि भाई कौन सा तीर का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा तार, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें ये कह रहा है कि छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ होता है। अब आपको देखिए इसका मीनिंग समझिए कि छाती का मतलब है कि जो आपके शरीर के एकदम पास में है, ठीक है। तो इसका मतलब निकल रहा है कि एकदम पास करीब। और मूंग दलने का मतलब है देखिए परेशान करना। अगर आपके सामने कोई मूंग दल रहा है, इसका मतलब होता है कि आपके सामने वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब पास रह के कोई डिस्टर्ब करना, कष्ट देने का सीधा हमारा अर्थ है कि इसका जो अर्थ होगा तो पास रहकर कष्ट देना। तो उसका सीधे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि फोर्थ। अब इसमें कहा गया कि शु ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए शु या फिर सा आपका जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको इसके लिए मैं पहले तो बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए शु जब भी आप यहाँ पे उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं तालु का यूज़ कर देते हैं आप लोग। शु ठीक है, तालु का यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा तालु। लेकिन अब बात ये आ रही है कि हमको तालु यानी तालब भी हमारा ये आंसर होगा। बाकी और भी हम जान लेते हैं
कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए, एक टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे स्पेशली बनाया हुआ है ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर मैं कंठ की बात करूँगा तो आ, छोटा बड़ा आ, का, खा, गा, घा, आड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे ऊष् मनिक हा और आह, ये भी हमारे कंठ से कहा जाते हैं। अब देखिए तालु जो हमको याद रखना, तालु हमारा क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, तो देखिए आपको छोटा ई बड़ा ई, ठीक है। चा छा जा झा इया, फिर या और रा, सॉरी या और शा। तो ये जो हमारे देखिए लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इनको हम तालु से हम उच्चारण करते हैं। तो इसी में हमको तो शाह या सू का वर्ड आया, तो हमको इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो तालु था। और बाकी भी आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मूर्धा की बात करें तो री, ठीक है, उसका री, उसका टा ठा डा ढा आड़ा, इसको हम ऐसे बोलेंगे या और शा। फिर दंत से यानी दांत से आप क्या क्या निकालते हैं, तो लिरी ता था दा धा ना ला और सा। तो ये सारे आपको टेबल अच्छे से आप याद कर लीजिए, जिससे कि अगर एग्जाम में आगे कोई भी पूछा जाए, कि कोई लेटर दे के पूछा जाए कि इसका आपका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको फिर डिस्टर्ब या ढूंढना ना पड़े, आपको पूरी की पूरी टेबल आपको याद हो जाए। तो आई होप आपको ये टेबल याद करनी है। उसके नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए हैं, सूची पत्र, फिर सियार, फिर परिषद और सहारा। अब आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे नाम लेते हैं, तो हिंदी में जो नाम हम लेते हैं तो उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं जिनका अर्थ पुल्लिंग के तरीके से यूज होता है, और कुछ हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली पूछा गया स्त्रीलिंग। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा तो सीधे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे स्त्रीलिंग है वो है परिषद। ये परिषद हमारा राइट है। अब कैसे मैं कहूँगा, देखिए आपको कुछ नाम सीखने भी हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आपको पता है उसका मीनिंग स्त्रीलिंग है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कौन कौन से हमारे शब्द हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है कि स्त्रीलिंग, अगर छोटा आ की अगर बात करें तो अंगड़ाई, अंतड़ी, ठीक है, अकड़, अक्ल, अदालत, अनबन, अप्सरा, अफवाह, अपेक्षा। तो आप कह सकते हैं देखिए जो स्मॉल सॉरी छोटा आ है, इससे शुरू होते हैं जो शब्द, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जितना भी मैंने टेबल बनाया है सब आपके स्त्रीलिंग के हैं। तो एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा कि आपके सामने कौन कौन से हमारे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आंत, आजीविका, आज्ञा, आत्मा, ओके। छोटा ई बड़ा ई से, यानी कि सारे मैंने लेटर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आगे इसको मैं पूरी टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको मतलब देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। उसी तरीके से देखिए गा जो हमारा लेटर होता है उससे शुरू होने वाले वर्ड होते हैं, घा, फिर चा और छा और जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी भी देख लेते हैं। फिर झा, टा ठा डा ढा ता इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो अब देखिए हमारे सामने जो हमें क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे परिषद आया था। देखिए परिषद लिखा हुआ है, ये देखिए। तो जो परिषद लिखा हुआ है ये हमारे क्या, ये स्त्रीलिंग है, यानी कि परिषद को हम स्त्रीलिंग से जानते हैं। तो देखिए इसी में से एक उठा के आपको दे दिया गया कि परिषद हमारा कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो अगर आपको टेबल याद रहती है तो हो सकता है कोई नया भी शब्द आपको देगा तो आप फटाक से आसानी से कर सकते हैं। तो इसको एक बार नहीं याद कर पा रहे तो कम से कम पढ़ लीजिएगा एक बार इसको ज़रूर। उसके बाद बाकी देखिए हमारे अक्षर भी हैं, माँ, या, फिर रा, ला और वाह और शा। उसके ला, वा, शा, शा और हा, इस सब को हम यहाँ पे देख के कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल कहीं ना कहीं लर्न हो जाएगी। अब आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिफला में कौन सा समास है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिफला में कौन समास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है द्विगु समास, ठीक। तो ये हमारा द्विगु समास है। अब आइए समझते हैं कि द्विगु क्यों है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो देखिए पहले आप समझिए कि द्विगु समास होता क्या है। ये पूरा आपका जो कोर्स है मैं आपको सभी को ये इन्फॉर्म करूंगा कि आप जो प्रैक्टिस यहाँ पे जो पिछले साल के क्वेश्चन कर रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ने के बाद आप अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं। मैं पूरा एक आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा, आपको टोटल A to Z मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको पूरी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको तैयार हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आइए समझते हैं कि त्रिफला में कौन सा समास है। मैंने कहा द्विगु। अब देखिए द्विगु होता क्या है। इसमें होता है, इसका जो परिभाषा इसमें है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला पद होगा वो आपका पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है, यानी कन्फर्म उसको पढ़ने से या सुनने से आपको ऐसा लगेगा कि कोई संख्या की बात हो रही है, संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह का बोध कराता है, ठीक है।
तथा ये क्या करता है, किसी समूह का बोध कराता है, जिससे आपको मालूम चल रहा है कोई समूह आपके आसपास है या इसका कोई ना कहीं एक समूह से रिलेशन है, समूह का बोध कराता है। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं इसका उदाहरण आपको समझाऊँ, तो देखिए, अगर मैं कहूँ त्रिलोक, अब देखिए त्रि का मतलब क्या है, तीन, यानी कि ग्रुप को, सॉरी नंबर को शो कर रहा है तीन। अब लोक का मतलब आपको पता है, लोकों का पूरा कॉम्बिनेशन, समाहार, ठीक। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं तीन लोकों का एक ग्रुप है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं भाई सप्ताह, तो देखिए ये सप्ताह सुनते ही आपको समझ में आ गया कि ये एक ग्रुप है 7 दिनों का, ये 7 दिनों का हमारा एक ग्रुप आता है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि चौमासा, चौमासा का मतलब है कि 4 मास यानी कि महीने का ग्रुप। फिर आप कह सकते हैं कि दोपहर, दोपहर क्या होता है, दो पहरों का ग्रुप, ठीक है, दोपहर कह सकते हैं। चार पाई क्या होता है, देखिए, जिसके 4 पैर होते हैं। अब उसी तरीके से त्रिफला, मैं अगर पूछूं कि भाई त्रिफला हमारा जो होता है, तो इसमें त्रिफला का मतलब होता है कि 3 फलों का कॉम्बिनेशन, 3 फलों का समाहार। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि द्विगु समास क्या होता है, जिनमें हमेशा एक नंबर का बोध होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है। मीन्स त्रिफला में हमारा द्विगु समास है। क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमसे यहाँ पे 87 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अभी मैंने जो पिछले 2018 का हिंदी का पेपर सॉल्व कराया है, उसमें मैंने पूरा एक लिस्ट आपको दिया इसी तरीके से, जिसमें मैंने हर एक विराम चिन्ह का आपको मतलब समझाया है। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा 2018 के हिंदी के पोर्शन में। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब समझाया, तो यहाँ पे सीधे आपको याद रखना है कि अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है थर्ड ऑप्शन, ये कॉमा। तो ये हमारा सीधे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो सी हमारा होता है। अब आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि निम्न में सही वर्तनी है। अब आपको डेली लाइफ में आपको पता है, हिंदी अगर अच्छे से आप जानते हैं तो लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है। तो कई बार आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको आपको सही ही लिखना होता है, कहीं गलती अगर होती है तो उसको देखना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो दिए गए हैं, और आपको ये मालूम करना है कौन सा यहाँ पे सही दिया है। तो आपने सारे यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़ा और आपको पता चला कि पहला वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारी जो रा है ये ता के ऊपर नहीं है। दूसरा हमारा एकदम राइट है, ठीक है, दूसरा हमारा एकदम राइट है। अंतर्गत हमारा शब्द इसी को शुद्ध में लिखते हैं। और तीसरा हमारा अंतर्गत, ये हमारा गलत है। और जो फोर्थ है वो भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा सीधे आपको इसमें कोई याद नहीं करना है, सीधे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको देखते ही समझ जाना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अब आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब फिर बात आती है कि यहाँ पे भाववाचक क्या होता है। भाववाचक हम संज्ञा किसे हम कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, यह जो आपका शब्द होता है वो किसी न किसी अवस्था का बोध कराता है, किसी चीज़ के बारे में बताएगा या किसी पदार्थ की अवस्था का बोध कराता है। सीधे आपको याद रखना है कि जो शब्द किसी भी वस्तु के बारे में बताए, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको बताएगा, या फिर कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था, कि वो किस कंडीशन में है, पदार्थ की अवस्था का बोध कराएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हम उसको बोलेंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ये जैसे कैसे इसका एग्जांपल होगा। तो अगर हम बात करें बचपन, अब देखिए बचपन एक अवस्था होती है किसी भी इंसान की। उसी तरीके से बुढ़ापा भी एक हमारी एक अवस्था मानी जाती है। फिर हम कह सकते हैं मोटापा, मोटापा भी एक क्या होता है, एक अवस्था होती है कि हाँ भाई मोटा है या पतला, उसके बारे में बता रहे हैं। या फिर कह सकते हैं मिठास। फिर उमंग की, उसकी उमंग को देखते हैं वो इस समय उमंग की पोजीशन में है। फिर चढ़ाई की बात करें अगर हम, कि वो चढ़ रहा है, वो किस कंडीशन में वो चढ़ाई कर रहा है किसी पहाड़ों पे या कहीं पे भी। और यहाँ पे हम बात करेंगे थकावट, कि उसकी जो अवस्था है वो थका हुआ है, वो थकावट फील कर रहा है। फिर मानवता, मानवता भी यहाँ पे कह सकते हैं। फिर चतुराई, कि वो बहुत ही चतुर या चतुराई के साथ काम करता है। इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पे अगर देखें, जवानी देखिए, ठीक है, तो ये भी हमारा एक अवस्था होती है। फिर लंबाई, उसके बाद मुस्कुराहट, ये सारी हमारी अवस्था हैं, मुस्कुराहट। तो इसी में आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देख, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए मिठाई यहाँ पे आपको एक दिया गया, तो मिठाई एक वस्तु का नाम है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई उसकी अवस्था नहीं बता रहा है। फिर चतुराई क्या एक अवस्था है, क्या वो चतुर इंसान है, मतलब चतुराई हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब लड़ाई देखिए क्या है, लड़ाई लड़ाई भी एक पोजीशन है, अवस्था है, कि दोनों लड़ रहे हैं या जो भी है, एक अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और उतराई, कि आप वो उतर रहे हैं, यानी कि भी कंडीशन है कि कोई बंदा उतर रहा है, चढ़ रहा है।
तो इसीलिए आपको सारे एग्जाम्पल दिए। तो कौन सा नहीं है, तो आपको मिठाई याद रखना है। देखिए मिठाई क्या चीज़ है, एक वस्तु का नाम है यहाँ पे, वस्तु के नाम की वजह से यहाँ पे क्या है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमसे सीधे कह रहा है कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो आपको बताना है कि जिनका अर्थ होता है उसके आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो भी वाक्य होता है उसके मिलिए 8 वाक्य, यानी कि अर्थ के आधार पे हमारे 8 तरीके के वाक्य होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारे जो होते हैं वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से देखिए नाम होता है। एक होता है विधानवाचक, फर्स्ट हमारा होता है जिसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे होता है निषेधवाचक। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक। उसके फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नवाचक। फिर नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर पे तो विस्मयादि वाचक, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विस्मयादि वाचक। फिर नेक्स्ट हमारा है आज्ञावाचक, सिक्स नंबर पे हम आज्ञावाचक यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आज्ञावाचक हमारा होता है। सेवेंथ नंबर पे हमारा होता है यहाँ पे देखिए इच्छावाचक। तो आपके विधानवाचक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विधानवाचक यहाँ पे हो गया है, उसका निषेधवाचक, फिर प्रश्नवाचक देखिए दो बार हो गया है इसको, सॉरी सिक्स नंबर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इच्छावाचक के बाद फिर नेक्स्ट हमारा अभी सेवन्थ नंबर आएगा, तो आप देखेंगे संकेतवाचक है, संकेतवाचक। और लास्ट हमारा होता है जिसको हम कहते हैं संदेहवाचक। तो ये 8 प्रकार के हमारे जो भी वाक्य होते हैं इनका अर्थ होता है, इन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के माने जाते हैं। तो अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नहीं होगा वो होगा निश्चय सूचक। ठीक है, हमारा जो निश्चय सूचक होता है ये हमारे वाक्य के आधार पे नहीं माना जाता है, जबकि इच्छा सूचक हमारा है। उसके बाद संदेह सूचक हमारा ये माना जाता है, और जो विधि सूचक है वो भी हमारा विधानवाचक। ठीक है, विधि सूचक भी हमारा इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो सी जी बी एड 2017 का हिंदी का पोर्शन है वो मैंने आपको सारे 10 क्वेश्चन मैंने समझाए हुए हैं एक एक करके। तो इन्हीं को एक बार प्रैक्टिस करिए, आप एग्ज़ाम के आने से पहले एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और इन्हीं को अच्छे से कवर करके जाइए। तो आपका जो भी एग्ज़ाम का हिंदी पोर्शन आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।